इस वक्त देश में दो बड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है। एक मुद्दा है हिजाब और दूसरा मुद्दा है एसआईआर। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हमारा जाना हुआ बैकवर्ड मुस्लिम महासभा के ऑफिस जो दिल्ली में मौजूद है और वहाँ हमारी मुलाकात हुई राष्ट्रीय महासचिव नफीस सलमानी साहब से और उनके साथी भी खड़े हैं। उनसे आज हम बात करेंगे जो बिहार में घटना हुई हिजाब को लेकर और यूपी में जो एसआईआर को लेकर योगी आदित्यनाथ बातचीत करें। इन दोनों मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और किस तरह से बेबाकी से नफीस सलमानी साहब जवाब देते हैं, वो सारी वीडियो और वो सारी बातें हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि क्या वाकई इस तरह की चर्चा होनी चाहिए, क्या वाकई जिस तरह से बयान आए हैं और जिस तरह से बचाव में और उनके खिलाफ बयान आए हैं उस पर जो प्रतिक्रिया है उस बयान के बाद में जो हम दिखा रहे हैं, क्या इस तरह चर्चा होनी चाहिए। विस्तार से देखिए इस खबर को और खबर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स करना ना भूलें, चैनल को फॉलो। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमशादी मसूदी, आप देख रहे हैं। आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो पिछले 3 दिन से लगातार चर्चा में बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो वीडियो जिसमें एक महिला का हिजाब खींचते नजर आ रहे हैं, उसमें तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया है, पक्ष से लेकर विपक्ष तक। जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग बयान दे रहे हैं उससे मिलते जुलते ही विपक्ष के लोग भी कई बयान दे रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ है बैकवर्ड मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय महासचिव नफीस सलमानी साहब। उनसे जानेंगे कि क्या जो बयान चल रहे हैं वास्तव में उन पर प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्या जो बयानात हैं वो समाज के लिए कितने घातक हो सकते हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया समाज में आनी चाहिए, विस्तार से जानेंगे। पहले हम उनसे बात करते हैं, क्या ये घटना वास्तव में सही है, निंदनीय है, क्या इस तरह घटना होना देश के लिए किस ओर लेकर जा रही है। तो आपके सभी दर्शकों को मेरा आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अब आपने बात की नीतीश कुमार की उस घटिया हरकत की जो उन्होंने 15 तारीख को की। हालांकि ये उनकी पहली घटना नहीं है, लेकिन हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए ये पहली इसलिए बनी क्योंकि पहले जिस महिला के साथ उन्होंने बदतमीजी करने की कोशिश की, उसके गले में जयमाला डाल दी, उसका अपमान किया, वो मना भी करती रही, लेकिन उसने या उसके पति ने इसका कोई बड़ा विरोध नहीं किया। ये जो घटना हुई हिजाब वाली, इस हिजाब की घटना को मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि भारत में जो आज सरकार चल रही है वो ऐसे लोगों की सरकार है जिससे देश बहुत मायूसी महसूस कर रहा है। क्योंकि इसके लिए मैं खाली नीतीश कुमार को जिम्मेदार नहीं मानता। नीतीश कुमार के जो बड़े नेता हैं मैं उनको जिम्मेदार मानता हूँ, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या वो गृह मंत्री अमित शाह जी हो या तमाम भारतीय जनता पार्टी का परिवार हो। मैं सबको इसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ, इसलिए क्योंकि जब भी ये लोग हुकूमत में आए हैं इन्होंने नारी का अपमान किया है। मुझे घटना याद आती है, मैं महाभारत सीरियल देखा करता था और वो सीरियल इस घटना को देखने के बाद वो सीरियल की वो घटना मुझे ध्यान में आ गई कि जिस वक्त द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, मुझे आज रोना आता है इस बात को लेकर के कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और तमाम वहाँ पांडव को रोक के जो बड़े बड़े बुजुर्ग थे वो सब मौजूद थे और सब खिलखिला करके हंस रहे थे, खिल्लियाँ उड़ा रहे थे और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। उसकी मदद के लिए वहाँ कृष्ण जी आए और उन्होंने उसकी मदद की और मदद करने के बाद वो वहाँ ये हुआ कि सर्वनाश हो गया कौरवों का भी और सर्वनाश हो गया पांडवों का भी। देश ने देखा, ये दुनिया जानती है, महाभारत इसका इतिहास है। जिसने भी नारी का अपमान किया है, जिसने भी नारी का अपमान किया है, त्रेता युग से लेकर के और अब कलयुग आ गया, चाहे द्वापर हो चाहे त्रेता हो, हर युग में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं
इसी तरह की ये घटना भी है। और आप इसको याद रखना कि ये हिजाब वाला कांड खाली नीतीश कुमार की बात नहीं है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार की हरकत है। ये सोची समझी रणनीति के तहत ये एक तरह का प्लान बनाया गया है मुसलमानों को अपमानित करने का। लेकिन कुर्बान जाऊं मैं उस बेटी पर जिसने हक अदा कर दिया, मगर नुसरत परवीन ने मेरा सीना फख्र से चौड़ा कर दिया कि उसने थप्पड़ नहीं मारा नीतीश कुमार को, उसने जूता नहीं मारा नीतीश कुमार को, चप्पल नहीं मारी नीतीश कुमार को, थूक दिया उसके मुंह पे, थूक दिया थूक। जिसने पूरी अपनी जवानी, जो बचपन से लेकर जवानी तक जिस उम्मीद को लेकर के पढ़ाई करते करते वो इस मुकाम तक आई और उसने वो नौकरी हासिल की, और वो एहसान नहीं कर रहे थे नीतीश कुमार जो नौकरी दे करके उसने, वो उसकी हकदार थी, उसने वो तालीम मुकम्मल की थी जिस टाइम पे वो नौकरी पे लात मार दी, उसने थूक दिया नीतीश कुमार को। तो उस जनसभा के अंदर जब जो है पांडवों और कौरवों की जनसभा हो रही थी, उस जनसभा में खिल्लियां उड़ाई जा रही थी। आप उस वीडियो को गौर से अगर देखेंगे तो वहां पे सारे शैतान खड़े हुए हंस रहे थे, खिल्लियां उड़ा रहे थे उस लड़की की। लेकिन उस लड़की ने जो जवाब दिया है मैं काबिल तारीफ। निषाद कुमार कह रहे हैं, जो संजय निषाद जो है उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि उनका एक मूड था और उस वक्त उन्होंने ऐसे किया और यहाँ पे तो हाथ लगा, कहीं और हाथ कोई लगाया। उनका एक बयान आया, आपने देखा होगा वीडियो में सोशल मीडिया पे। तो क्या उनका इस बयान के बाद भी आप कह रहे हैं कि वो जो है थूक दिया, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई उनका मूड था उस वक्त लगा दे, कहीं और हाथ कोई लगा दिया? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि महाभारत का एक ही आदमी जिम्मेदार नहीं था, उसमें एक मामा शकुनी भी था। वो मामा शकुनी जो इसी तरह के काम करता था जैसे कि ये शैतान संजय निषाद कर रहा है। इस शैतान ने जो हरकत की है वो नीतीश कुमार से भी ज्यादा खतरनाक हरकत है। उसकी इतनी घटिया हरकत है कि अगर उसका समाज वाकई अगर भारत में सम्मानित समाज है तो संजय निषाद को छोड़ दे, उसका साथ छोड़ दे। ऐसे नेताओं से बगैर नेता के होना अच्छा है। जिस तरह से अब निषाद की बात में अखिलेश यादव के बयान है, उन्होंने कहा कि उनकी मानसिकता जो है वो मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। वो ऐसी बात करके, बुजुर्ग है, सीनियर है, वो शायद इसलिए कर गए, जबकि वो जो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के और मुसलमान का एक बड़ा वोट हासिल करते हैं और वो उसे हासिल करने की कोशिश भी करते हैं। देखिए, अखिलेश यादव मुलायम सिंह जी के लड़के हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं अखिलेश यादव, और मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी का यूँ तो बहुत सम्मान करता था, लेकिन जब उन्होंने ये कहा था एक बलात्कार के केस में कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, तो मुलायम सिंह के बेटे ही हैं अखिलेश यादव, और वो भी हिमायत करेंगे ही ऐसे नीतीश कुमार जैसे लोगों की। तो मुसलमानों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे गिरोह की, ऐसे संगठनों की, ऐसी पार्टियों की हिमायत करना छोड़ दो जो तुम्हारी अजमत को छेड़ने वाले की हिमायत करने के लिए खड़े हो रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव तो समाजवादी चलाते हैं, उन्हें बीजेपी से या नीतीश कुमार से कोई लेना देनी, वो तो एक जनरली बात कह रहे हैं। और अखिलेश यादव तो विपक्ष के लीडर है। विपक्ष में वो जो बात कह रहे हैं, माना जा रहा है कि विपक्षी भी जो है कह रहा है कि वो नीतीश कुमार बड़े सीनियर मतलब बुजुर्ग हो गए हैं और उनके मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो ऐसे में जो बाकी लोग मुख्यमंत्री से इस्तीफे की बात कर रहे हैं, तो क्या वो जायज मानते हैं? हमारे देश में कानून है और हमें अपने देश के कानून पर विश्वास है, और यहाँ बच्चे की या बूढ़े की गलती को देखा जाता है, उसकी उम्र को नहीं देखा जाता। गलती के हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए। नीतीश कुमार को उसके बचाव में चाहे अखिलेश यादव है या संजय निषाद, एक ही बात है। अच्छा, जिस तरह से मेरा एक सवाल है बड़ा, दूसरी तरफ हम उस बात को लेके जा रहे हैं, जब कोई व्यक्ति आरोपी होता है तो उसके खिलाफ पूरा बिल्डोजर चल जाता, पूरा मकान गिरा दिया जाता। वहां भी नीतीश कुमार के साथ में सम्राट चौधरी खड़े हैं, बीजेपी के और सीनियर लीडर खड़े हैं, बड़ा कार्यक्रम है। तो क्या सिर्फ एफआईआर में संजय निषाद और नीतीश कुमार का नाम होने के साथ साथ में क्या सम्राट चौधरी और वहां मौजूद लोगों के खिलाफ भी एफआईआर होने का भी मामला है, होना चाहिए? क्या मानते हैं, क्या वाकई इन सबके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या तो इन सब नेताओं को बर्खास्त करना चाहिए, सरकारों से निकाल देना चाहिए, इनकी संस्था खत्म कर देनी चाहिए, या प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एफआईआर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल एफआईआर हो गई है।
ये भी वो तो नहीं हुई है। एफआईआर नहीं हुई है। एफआईआर जो है निषाद कुमार और नीतीश कुमार की हुई है। हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे डिमांड लोग कर रहे हैं कि उस सभा में सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री है वहां और जो वहां के बड़े नेता है वो भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिल्कुल पीछे खड़े थे, बाकी सीनियर नेता भी थे, उनके किसी भी आदमी के नाम एफआईआर में नहीं है, जबकि वो सारे लोग जब हिजाब की तरह हंस रहे थे। वो वीडियो आप देख सकते हैं, जो मैंने भी देखी है, कि वो हंस रहे, बाकी लोग सारे लोग तालियां बजा रहे हैं। तो क्या उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए? कानून सबके लिए बराबर होता है, क्योंकि जब एक किसी का नाम किसी मामले में आरोपित होता तो उसका पूरे परिवार रोड पर आता, क्योंकि उनके मकानों पर बुलडोजर चल जाता है। देखिए, वो वीडियो आपने और मैंने ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी देखा है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर यह आरोप है कि जैसे धृतराष्ट्र की वजह से, उस वक्त धृतराष्ट्र के न बोलने की वजह से महाभारत हो गया था। अगर ऐसा ना हो कि फिर से रामायण का इतिहास लिखा जाए, महाभारत का इतिहास लिखा जाए, ऐसे धृतराष्ट्र ना बन करके ऐसे तमाम नेताओं को पार्टी से नहीं बल्कि उनके पदों से निष्कासित कर दिया जाए, बिल्कुल कर दिया जाए। अगर प्रधानमंत्री वाकई ही जो है इस बात को समझते हैं कि ये, मेरा सवाल का जवाब सीधा नहीं है। मैंने कहा क्या उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, क्या उनके मकान में बुलडोजर चलना चाहिए? कानून की हम बात करें, क्योंकि पूरा देश जो है बुलडोजर के कानून से चल रहा है। पूरे देश में, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वहां जो भी आरोपी होता है उसके मकानों पे बुलडोजर चलता है। तो क्या ऐसे में उनके खिलाफ एफआईआर होना और बुलडोजर चलने की जो मांग जनता कर रही है, क्या वास्तव में सही है? देखिए, मैं तो उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि किसी को जो है किसी की सजा किसी को मिले। जो खता संजय निषाद ने की है, संजय निषाद को, नीतीश कुमार को और उसके ऐसे जैसा तमाम नेताओं को मिलनी चाहिए। लेकिन किसी के घर को तोड़ना, बुलडोजर चलाना, ये किसी की विचारधारा हो सकती है, लेकिन हम चूंकि क्या वो मानते हैं वो तालियां बज रही है, वो तालियां बज रही है, वहां लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं? अरे भाई, आप भूलते क्यों हैं? आपको देखिए ना, महाभारत का वो सीरियल देख लीजिए आप, कि वहां जश्न हो रहा था। द्रौपदी का चीर हरण जो है वो करने वाला सिर्फ जयद्रथ था, अकेला जयद्रथ था। जिम्मेदार किसको माना गया? आज तक जिम्मेदार दुर्योधन को माना जाता है। आज तक दुर्योधन को पापी कहा जाता है। तो क्या कल को इतिहास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुर्योधन की उपाधि देगा? नहीं, सवाल उसी तरह है कि अब तौकीर रजा ने गलती की होती तो पूरे शहर में बुलडोजर चल रहा है। मुझे अभी की घटना है, मुझे नहीं, आपको बरेली याद नहीं है? इधर उधर ना भटकाइए आप मुझे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मीडिया ने जो चीर हरण 15 तारीख से लेकर अब तक रोज कर रही है, दिन में सारा दिन कर रही है, मीडिया जिस तरह से कर रही है, कुछ नहीं कर रही मीडिया, हक की बात नहीं कर रही मीडिया सिर्फ मुसलमानों को के दिल तोड़ने की बात कर रही है, मुसलमानों को चोट पहुंचाना है, बल्कि मुसलमान को नहीं, हिंदुस्तान के कलेजे पे बुलडोजर चला रही है हिंदुस्तान की मीडिया, जो चौथा स्तंभ है भारत का। नहीं, मेरा सवाल है, अगर आप सिर्फ नीतीश कुमार को दोषी मानते हैं, आप तो क्यों उकसाना चाहते हैं? आप मुझे मीडिया वाले उकसाना क्यों चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि नुसरत परवीन ने थूक दिया है बिल्कुल नीतीश कुमार के मुंह पे, तो नरेंद्र मोदी जी धृतराष्ट्र ना बने रहे और वो आगे बढ़ करके इस महाभारत को रोकने का काम करें। और उसका आसान सा तरीका है कि उस टाइम पे जो जयद्रथ को सजा मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी गई थी, इसीलिए महाभारत हुआ था। और हमारा देश अब कोई महाभारत के लिए तैयार नहीं है। हम देश के लोग मिलजुल करके रहते हैं, गंगा जमुना तहजीब के साथ में रहते हैं, हम सब मिलजुल करके रहें। ऐसी घटिया हरकत हमारे देश में हर रोज हो रही हैं और ये शैतान कर रहे हैं। ऐसे शैतानों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। राजनीति के लायक ये लोग, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे वो निषाद हो, ये राजनीति के लोग नहीं हैं, सामाजिक लोग नहीं हैं। ऐसे लोगों को समाज में रहने का भी हक नहीं है, तो फिर समाज की नीति चलाने का हक इनको कैसे? मेरा एक और सवाल है कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री इसमें आक्षेप करें, लेकिन मणिपुर की घटना याद है कि 2 साल तक मणिपुर जो था प्रधानमंत्री का बयान नहीं आया, तो क्या छोटी ऐसी घटना पे प्रधानमंत्री का बयान आ सकता? ऐसी उम्मीद लगाने की बात कर रहे हैं? क्या वो अपने पार्टी के लोगों को निष्कासित करने की बात कर सकते हैं? क्या वो उन्हें खिलाफ एफआईआर की बात करते हैं? क्या इतना आसान लगता है आपको? नहीं, मैंने जब मणिपुर की घटना हुई थी, मैंने तब भी यही कहा था प्रधानमंत्री जी को, मैं आज भी वही कह रहा हूं। और मेरी पावर सिर्फ उनसे दरखास्त करने की ही है कि या तो इन शैतानों को सबको जो है ना राजनीति से बाहर करिए,
और या आप रिजाइन कर दीजिए, तुम्हारे पास का देश चलाना नहीं है। मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मैं देश से अपने प्यार करता हूँ, मैं इस देश से मोहब्बत करता हूँ, मैं हर तरह की कुर्बानी दे रहा हूँ इस देश की खातिर। मैं मुसलमान हूँ, इसलिए इस देश को कुर्बानी के लिए अपनी कुर्बानी दे रहा हूँ और देता रहूंगा, हमेशा दी है। लेकिन आज मेरी बेटी के दामन पर हाथ डालने की बात आई है, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, मेरा आप सवाल देखिए, मेरा और सवाल था अभी देश को सॉरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया, एसआईआर हुई है, 4 करोड़ वोट गायब हो गए हैं। पहले विपक्ष आरोप लगा रहा था कि एसआईआर से बहुत नुकसान होने वाला है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद का बयान है कि 4 करोड़ वोट गायब हो गए, तो क्या वाकई एसआईआर से वोट गायब हो रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, और मैं प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो ये एसआईआर करा रही है, और ये बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ, हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी तादाद हो चुकी है घुसपैठियों की, और उन घुसपैठियों को इस देश से निकाला जाना चाहिए और ज़रूरी है ये। और प्रधानमंत्री तो हमारे इतने अंतर्यामी हैं कि वो तो कपड़ों से पहचान लेते हैं आतंकवादियों को, घुसपैठियों को, और यहाँ भी पहचाना जा सकता है। तो बहुत आसान है इस प्रक्रिया को आसान करना, घुसपैठियों को ढूंढना। आप ढूंढिए हरिद्वार के अंदर, आप ढूंढिए जाकर के जो है प्रयागराज के अंदर, आप ढूंढिए जाकर के बनारस के अंदर, आप ढूंढिए गोरखपुर के अंदर। सबसे ज्यादा बेचैनी अगर इसकी किसी को हो रही है तो वो योगी आदित्यनाथ जी को हो रही है, और योगी आदित्यनाथ की बात जुबान पे आ भी गई है, और वो कह रहे हैं कि 4 करोड़ लोगों के वोट काटे गए हैं। आखिर वो 4 करोड़ लोगों को उन्होंने ये कहा कि ये 90% लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी जब कपड़े देख करके ये पहचान लेते हैं कि ये वोट भारतीय जनता पार्टी का है, तो उनको ये पता लग जाएगा ये कौन कौन से देश के घुसपैठिए हैं, और उनको इस देश से बाहर निकाला जाना चाहिए। क्या लगता है कि 4 करोड़ एक प्रदेश में घुसपैठिए होंगे? आप कैसी बात कर रहे हैं? 4 करोड़ गायब हो रहे हैं, कह रहे हैं यार, कैसी बात कर रहे हो आप? सरकार चला रहे हैं वो हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। कोई मजाक है कोई? आखिर योगी आदित्यनाथ जी योगी भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, वो उनके पास पूरी जानकारी के तहत ही वो बोल रहे हैं। जब उन्होंने यहां तक कह दिया कि इसमें जो करीब 4 करोड़ वोट कटे हैं, बल्कि वो तो कह रहे हैं 6 करोड़ वोट कटे हैं, जिसमें 4 करोड़ के करीब जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। अब 4 करोड़ वोट अगर उनका काट करके खत्म किया जा रहा है, तो कहीं योगी आदित्यनाथ को सीट से उठा के फेंकने की तैयारी तो नहीं है, और ये कहीं योगी जी के लाए हुए घुसपैठिए तो नहीं है? ये सवाल है भाई। अगर ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री हैं, वो अगर ऐसी कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। देखिए, सच फिर सच होता है, झूठ फिर झूठ होता है। अभी तक तो सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग एसआईआर का विरोध कर रहे थे, उससे कहते हैं मुसलमानों के लोग नागरिकता खतरे में आ गई है, और अब 4 करोड़ पे योगी की बात कर रहे हैं। तो क्या चीज किसी प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में घुसपैठिए हो सकते हैं? प्रशासन की भी तो खामी हो सकती है। देखिए, मुगलों के साथ भी घुसपैठिए आए थे, उस टाइम भी घुसपैठिए बढ़ गए थे, क्योंकि उनके कपड़ों के हिसाब से पता लग जाता था। अंग्रेजों के साथ जो घुसपैठिए आए थे उनको भी हम कपड़ों से पहचान लेते थे। आज जो हमारी मौजूदा सरकार है वो जो घुसपैठियों को कपड़ों से पहचान लेती है, तो मुझे भी लगता है कि हमारी सरकार में इतना दम है कि उन्हें जितनी बड़ी प्रक्रिया चलाने की जरूरत नहीं, कपड़ों से ही पहचाने जा सकते हैं। और सच्चाई है ये कि आप जब इसको अगर ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, देखिए, मैं आपसे मसूदी साहब एक बात कहना चाहूँगा जरूर कि सच फिर सच होता है, सच्चाई की जीत होगी। हमारा देश सिर्फ सच्चे लोगों की वजह से ही भारत कहलाता है। हमारा देश के अंदर बड़ी तादाद सच्चे लोगों की है, थोड़े से मुट्ठी भर लोग हैं जो झूठे हैं मगर हुकूमत पर काबिज हैं। ऐसे झूठों से इस देश को बचाने के लिए जब देश का प्रधानमंत्री ही स्टेज से खड़े होकर के, लोकसभा में, संसद में खड़े होकर के झूठ बोल सकता है, तो जनता को झूठ बोलने में कोई इतराज नहीं होता। तो हमें बचाव करना है अपने देश का, हमें बचाना है इस देश को। तो जो पाप करेगा, एक कहावत है, कहावत क्या है, एक दोहा है कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। तो जो पाप हो रहा है
उस पाप को तो इस देश की जनता पहचानती है और उसको निकाल के भी फेंकेगी। जिन जिन लोगों ने झूठ बोला है उनका सर्वनाश हुआ है। सर्वनाश हुआ है महाभारत के तमाम पांडवों का, तमाम कौरवों का, और आज भी इस देश को बर्बाद करने वाले कौरव और पांडव जो हैं वो इस देश को बर्बाद करने वालों का भी सर्वनाश होगा। ये देश कल भी था, कल को भी रहेगा। हम इस देश के मूल निवासी हैं। इस देश के तमाम लोग मिलकर के इस देश को बचाएंगे। ये ऋषि मुनियों की धरती है, ये देवताओं की धरती है, पीर फकीरों मुर्शिदों की धरती है। यहाँ तमाम लोग जो है वो जब जब आती है देश के ऊपर वो इकट्ठे होकर के, हमने तो मुगलों को भगा दिया इस देश से, अंग्रेजों को भगा दिया हमने इस देश से, और ये तो हम इनको भी भगा देंगे। ऐसी बात कर रहे हैं। अब महाभारत की बात कर रहे हैं, देश की प्रशासन की बात हो रही है, और भगाने की भाई जो लोग सत्ता में लगातार कंटिन्यू आ रहे हैं उन्हें कैसे उखाड़ फेंकेंगे? उनके पास तंत्र से लेकर सब कुछ उनके पास है। देखिए, सर्वनाश सीता जी का अपमान हुआ था, सर्वनाश हुआ ना। रावण जैसी सुपर पावर तमाम राक्षसों का सर्वनाश हुआ ना। ईश्वर ने अपना अवतार लेकर के आए ना। अगर महाभारत हुआ तो द्रौपदी जी का अपमान तो हुआ था ना। तो जब जब नारी का अपमान हुआ है, जब जब भी नारी का अपमान हुआ है, ईश्वर ने कोई ना कोई रूप लेकर के वो धरती पर आए हैं। और आज भी चाहे वो पीर बन के आए, फकीर बन के आए, नबी बन के आए, पैगंबर बन के आए, अवतार बन के आए, वो आएंगे, जनता के बीच में आएंगे, जनता के रूप में आएंगे। और इस देश को, ये देश जब भी मुसीबत में आया है ईश्वर ने इसकी हमेशा मदद की है, आज भी करेगा। क्या मेरा आखिरी सवाल है, क्या एसआईआर वाकई होनी चाहिए, या एसआईआर से सिर्फ मुसलमानों को जुड़ना चाहिए, या एसआईआर पे हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए? देखिए, एसआईआर होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि उससे हमारी अर्थव्यवस्था तय की जाती है, हमारा बजट तय किया जाता है। और उसमें क्या है कि जो घुसपैठिए होते हैं उनसे फर्क ये पड़ता है कि वो कभी इस गांव में तो कभी उस गांव में, ऐसे एक एक आदमी 10-10 जगह बोर्ड बनवा के रखता है। उन वोटों का खुलासा होना चाहिए। वो किसी भी पार्टी को वोट करते हो, हमारे देश को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारे साथ नबी सामानी साहब, जो विस्तार से हमारे साथ बात करते, चाहे वो हिजाब का मुद्दा हो चाहे एसआईआर का, हमेशा बेबाकी से हर बात का जवाब देते। इस खबर को कैसे देते, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।